नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश PCS मुख्य परीक्षा 2020 हिंदी साहित्य का प्रथम हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर ये नोट दिया है, कृपया एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। खंड अ दिया है, इसमें पाली साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का विकास प्राकृतकालीन बोलचाल की भाषा से हुआ। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में जो है अपना मत दीजिए। और ग दिया है, इसका राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का है, पाली साहित्य मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों से संबंधित भाषा है। पाली जो है वह बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा है। पाली भाषा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का आधार है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो सभी बौद्ध संप्रदायों द्वारा स्वीकार्य है। पाली भाषा में यह लिखा गया है तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। त्रिपिटक जो है यह पाली भाषा में लिखा है और इसे अन्य कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। बौद्ध धर्म पाली भाषा को भारत के बाहर भी लेकर गया, जहाँ विपुल साहित्य के रूप में पाली ने विभिन्न रचनाओं को सुशोभित किया। पाली साहित्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। संपूर्ण त्रिपिटक, अनुपिटक साहित्य, त्रिपिटक पर लिखी गई अटकथाएं, अटकथाओं के ऊपर लिखी गई टीकाएं, वंश साहित्य, पाली काव्य, व्याकरण, कोश, छंद शास्त्र एवं अभिलेख साहित्य तथा वर्तमान में रचित पाली ग्रंथ, ये सभी पाली साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पाली साहित्य को दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है। धर्म वैधानिक ग्रंथ, जिसमें त्रिपिटक तथा गैर विहित ग्रंथ आते हैं। दूसरा है पाली विहित साहित्य, जिसके 9 अंग हैं। पाली साहित्य थेरवाद का प्रमुख संवाहक के रूप में विश्व को बौद्ध दर्शन के विविध आयामों से परिचित कराता आया है, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। विहित तथा गैर विहित ग्रंथों के अलावा कई ऐसी बौद्ध कविताएं और व्याकरण ग्रंथ भी हैं, जिन्होंने सामान्य जनमानस की भावनाओं को पाली साहित्य के माध्यम से बिना क्लिष्टता, जैसे कि संस्कृत साहित्य में होता है, तथा भाषाई दुराग्रह के समझ तथा अभिव्यक्त भी किया। दूसरी विशेषता पाली साहित्य की सहिष्णुता को व्यक्त करती है। पाली साहित्य में धर्मनिरपेक्ष साहित्य की एक भव्य विरासत के बीजों का वपन किया, जो न केवल भारत की समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का अनुकरण करती है, बल्कि म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि पड़ोसी राज्यों को भी इस समृद्ध परंपरा में सम्मिलित करती है। पाली साहित्य का मुख्य भाग श्रीलंका, सिलोन में रचा गया है, जिसके कारण वहाँ के इतिहास, भूगोल, समाज की जानकारी संपूर्ण विश्व को सुलभ है। अब जो नेक्स्ट ख क्वेश्चन था, उसका आंसर है, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी तथा अंतिम अव्यवस्था के रूप में परिभाषित है। इसकी काल अवधि पाली प्राकृत के बाद लगभग 500 ईस्वी से प्रारंभ होती है। विभिन्न भाषाकारों के मतानुसार जिस भाषा के शब्द मानक संस्कृत शब्दों से विकृत हुए हों, उसे ही भ्रष्ट भाषा या अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश के विकास का संदर्भ विवादप्रस्त रहा है। भाषाविदों के एक पक्ष का मत है कि अपभ्रंश भाषा नहीं, अपितु भाषिक विकास की एक स्थिति है और 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश अव्यवस्था देखी जा सकती है। दूसरा मत अपभ्रंश को हिंदी प्रदेश में उत्तर पश्चिम भूभाग की भाषा के रूप में स्वीकार करता है। वस्तुतः प्रत्येक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को अपभ्रंश की स्थिति पार करनी पड़ती है। जब संस्कृत के साहित्यिक रूप में व्याकरण वध कर देने पर जनभाषा ने प्राकृतों का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही प्राकृतों का भी जब साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा और वे नियमबद्ध कर दी गई, तब देशी बोलियों के रूप में नए विकास परिलक्षित होने लगे, जिसके विकसित रूप स्वरूप को अपभ्रंश कहा गया।
प्राकृत के सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ अपभ्रंश में विद्यमान हैं। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्राकृतों से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा अन्य विद्वानों द्वारा हिंदी देश के 5 अपभ्रंशों की स्थिति स्वीकार की गई है। सौरसैनी प्राकृत, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री अपभ्रंश, पैसाची प्राकृत और पैसाची अपभ्रंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ग पार्ट था उसका आंसर है, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के अर्थ लगभग समान होते हुए भी बोधगम्यता के संदर्भ में पर्याप्त अंतर रखते हैं। सामान्यतः राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे किसी राष्ट्र के निवासी जीवन के सभी संदर्भों में स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के मध्य संपर्क सूत्र का निर्माण करे। जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है वहाँ संपर्क भाषा की आवश्यकता नगण्य होती है तथा राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा का कार्य करती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा विभेदित रूप से अस्तित्वमान रहते हैं। यदि राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताओं की बात करें तो स्पष्टतः इनकी प्रमुख विशेषता है कि किसी देश का सांस्कृतिक जीवन राष्ट्रभाषा द्वारा ही अभिव्यक्त हो सकता है। राष्ट्रभाषा के प्रयोग में निष्ठता इनकी द्वितीय प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रभाषा के प्रयोग में आत्मनिष्ठता की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति परिस्थिति या उद्देश्य की विभिन्नता के आधार पर बलाघात, अनुतान या विराम का प्रयोग करके अर्थ परिवर्तन कर सकता है। संपर्क भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। बहुभाषी देशों के संदर्भ में ही संपर्क भाषा का अस्तित्व विद्यमान है, अन्यथा एकल भाषी देशों में तो राष्ट्रभाषा को ही संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। संपर्क भाषा स्वाविधिक तथा सामाजिक रूप से तो प्रचलित तथा स्वीकार्य होती है, किंतु राजकीय स्तर पर भी प्रचलित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। संपर्क भाषा प्रादेशिक स्तर पर ही चलन का हिस्सा बनी रहती है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा एक विस्तृत पटल है जिसमें संपर्क भाषा का सूत्र अंतर्निहित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।